काजल, इंटरनेट बंद कर देना एक बार। आ ही नहीं रहा आज तो। यहाँ स्पीड ही नहीं आ रही। गुड इवनिंग भाई लोग। बेटा जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं? कोई बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रही है? जल्दी से बताओ। सभी लोग जल्दी से बताओ, कोई बफरिंग तो नहीं हो रही है? कोई ऑडियो में दिक्कत तो नहीं हो रही है? राम राम लोकनाथ। चलो ठीक है ठीक है। आज थोड़ा तुम्हारी एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही है तो इस वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। क्लास की टाइमिंग भी कुछ अलग ही दिखा रहा था, मैंने अभी देखा क्लास की टाइमिंग। गुड इवनिंग रंजू, गुड इवनिंग। चलो बेटा शुरू करते हैं, फिर शुरू करते हैं हम लोग। हमारा दिल्ली सल्तनत, हम लोग ऑलरेडी मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ चुके थे। तुगलक डायनेस्टी चल रही थी, मोहम्मद बिन तुगलक को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक रूलर और पढ़ना है यहां पे, फिरोज शाह तुगलक, जो मैंने तुम्हें बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा का बेटा था, है ना। तो सबसे पहला रूलर गियासुद्दीन तुगलक, उसका बेटा आया जौना खान, जो अल्टीमेटली मोहम्मद बिन तुगलक ही था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक का कोई बेटा नहीं, तो उसके चाचा का बेटा फिरोज शाह तुगलक यहां पे रूलर है। बिल्कुल लोकनाथ, बिल्कुल, वो थोड़ा टाइमिंग का इशू दिखा रहा था। चलो बिल्कुल दिनेश, अब मेरे को समझ में आया कि वो तू क्यों बोल रहा था ऐसा टेलीग्राम पे। चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, हमारे पास पहला यहां पर देखो, फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इनको समझ लेते हैं ध्यान से। देखो बेटा, पहला पॉइंट देखो, फिरोज शाह तुगलक faced the problem of preventing the imminent breakup of the Delhi Sultanate, so he tried to appease the nobility and the army. फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत के आसन्न विघटन को रोकने की समस्या का सामना करना पड़ा। यानी हुआ यह कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत जो है वो एक तरीके से खंडित हो रही थी, विघटित हो रही थी, टूट रही थी। जो एक दिल्ली सल्तनत का जो एक सिस्टमेटिक वे में सब कुछ कामकाज चल रहा था, वो सिस्टम जो है खत्म हो रहा था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे बहुत गड़बड़ियां हुई हैं। तुमने देखा क्या क्या गड़बड़ी हुई। उसने दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट कर दी, फिर दिल्ली वापस ले गया, है ना। उसने टोकन करेंसी चला दी, वो कांसे के सिक्के चला दिए। खुरासान अभियान जो है उसका अधूरा रह गया। कराचिल में भी उसने अभियान चला दिया, और उसके बाद गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में उस टाइम पर टैक्स लगा दिया जब सूखा पड़ गया। तो बहुत सारी चीजों की वजह से क्या था, दिल्ली सल्तनत जो है वो बहुत ज्यादा टूटने की कगार पे थी। तो उस टूटने वाली समस्या को इसको सामना करना पड़ रहा था। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो इसलिए इसने क्या किया, इसको लगा कि यार जब सब पूरी की पूरी हमारी दिल्ली सल्तनत टूट रही है,
तो क्यों ना मैं जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, जो नोबल्स हैं, जिन्हें अमीर भी बोलते हैं, अमीर, तो जो अमीर हैं, मिनिस्टर्स हैं, नोबल्स हैं, और सेना जो है, इनको थोड़ा खुश रखा जाए, इनके साथ प्यार प्रेम से बिहेव किया जाए। तो कुलीन वर्ग, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो सेना के लोग हैं, उनको खुश करने की इसने कोशिशें की है। अब कैसे कोशिशें की है, ध्यान से देखो, कैसे खुश किया इन्होंने सेना को और उच्च वर्ग के लोगों को। इसने एकता प्रणाली को वंशानुगत बना दिया। मैंने तुम लोगों को बताया था इल्तुतमिश के टाइम पर, गुलाम वंश के इल्तुतमिश के टाइम पर, रजिया सुल्तान के फादर के टाइम पर एकता प्रणाली शुरू हुई थी। यानी जो भी आर्मी के जनरल होते थे, ठीक है, उन सबको सैलरी नहीं मिलती थी, उन सबको जमीनें दी जाती थी, गांव दिए जाते थे कि कोई बड़ा अफसर है उसको 11 गांव दे दिया और बोला 11 गांव का टैक्स तू कलेक्ट करके देगा, सारा खर्चा तू देखेगा अपने हिसाब से, सारा अपनी सैलरी अपना खर्चा सब काट पीट के जो टैक्स बचेगा वो हमें दे देना। यानी सीधे सीधे क्या बोला, सैलरी की जगह गांव दे दिए गए उन सारे अफसरों को, जिसकी जैसी रैंक होती उसको उतने गांव मिल जाते, और उस गांव की देखभाल करना, उस गांव से टैक्स लेना, ठीक है, वो सारा कुछ वो ऑफिसर करता था, वो सारा का सारा वो अफसर करता था। और अपनी सैलरी, अपना खर्चा काट पीट के जो भी टैक्स मिला जनता से, उन 11 गांवों से 12 गांवों से जो भी टैक्स मिला, अपना खर्चा काटा पीटा, अपना जो भी एक्स्ट्रा खर्चा वो काटा पीटा, और जो बच गया वो टैक्स के तौर पे सुल्तान को भिजवा दिया करते थे। पर अब ये एकता प्रणाली को वंशानुगत बना दिया। इसका मतलब क्या है कि जो 11 गांव जिस अफसर के पास है, वो 11 गांव उसके बेटे के पास भी रहेंगे, उसके बेटे के पास भी रहेंगे। यानी अब क्या कर दिया, एकता प्रणाली को वंशानुगत बना दिया। यानी वो 11 जो गांव है वो उस फैमिली के बीच में ही रहेंगे, अब उस फैमिली से नहीं छीने जाएंगे। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। तो इसने अफसरों को, सेना को तो खुश करने का यह तरीका अपनाया। उसके बाद देखो, सेना में इसने एक और चीज की, मतलब अफसरों के लिए तो ये सिस्टम जो है हेरिडिटरी कर ही दिया, वंशानुगत कर ही दिया। उसके अलावा ही एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी टू द आर्मी। द सोल्जर्स वर नॉट पेड बाई कैश बट बाई असाइनमेंट्स ऑन लैंड रेवेन्यू ऑफ विलेजेस। दिस टेक्निक लेड टू मेनी अब्यूजेस। अब होता क्या है कि इसने अनुवांशिकता के सिद्धांत को सेना तक बढ़ाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बच्चों, एक तो यह कि अफसरों के पास जो जमीनें, जो गांव हैं, वो उनके बच्चों के पास भी रहेंगे। इसका मतलब यह है कि जो अफसर है उसका बेटा उस अफसर की कुर्सी को संभालेगा। जब बाप रिटायर हो जाएगा या मर जाएगा तो उसका बेटा अफसर बनाया जाएगा। वंशानुगत कर दिया, हेरिडिटरी कर दी वो पोस्ट। सेम यहां पे देखो, अगर मान लो कोई सिपाही है तो सिपाही का बेटा ऑटोमेटिकली जब वो रिटायर होगा तो वो सिपाही बन जाएगा। यानी आज के टाइम में ऐसे मान के चलो कि हमारे पापा की नौकरी हमें मिल जाए बैठे बैठाए, कुछ नहीं करना पड़े, तो ऐसा इसने कर दिया। और सैनिकों को ये कैश में पेमेंट नहीं देता था, सैनिकों को कैश में पेमेंट नहीं देता था बच्चों। ये पेमेंट कैसे करता था? ये पेमेंट करता था कि भाई ऐसा करो, एक सिपाही एक गांव रखो, या 2 सिपाही 2 गांव रखो, ठीक है, तो इस तरह से, और जो टैक्स आएगा उससे अपनी सैलरी वगैरह रख लो। यानी अब ये पेमेंट कैश में नहीं दे रहा है, ये टैक्स के तौर पे जो टैक्स का पैसा आ रहा है उसी में से काट पीट के इनको सैलरी दे दे रहा है। ठीक है, मतलब सीधे सीधे बोल दिया कि जो कर है, जमीन से जो कर आ रहा है उसी में से तुम्हारी सैलरी मिलेगी, मैं तुम्हें कैश में पे नहीं करने वाला। तो बल्कि देखो ध्यान से, सैनिकों को नगद भुगतान नहीं किया जाता था, बल्कि गांव के भूराजस्व पर असाइनमेंट द्वारा भुगतान किया जाता था। इस तकनीक के कारण कई दुरुपयोग हुए। अब इसमें क्या होता था, मान लो जिस गांव से उस सिपाही को जितना टैक्स लेना है, जितना तय है, उससे ज्यादा लेता था, किसानों को परेशान करता था, जो नहीं देते थे टैक्स उन्हें मार पीटते थे, उनकी बहू बेटियों को छेड़ा करते थे। तो इस तरीके से, इस तकनीक की वजह से, जो एक कैश में पेमेंट नहीं कर रहा है ना, जो गांव से टैक्स लेके बोल रहा है कि सैलरी वहीं से ले लो टैक्स से ही, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज्यादा उसका दुरुपयोग हुआ। उसके बाद देखो, उसके बाद इसको लगा कि भाई खेती बाड़ी को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए, तो इसको लगा कि यार पानी की थोड़ी किल्लत है, पानी की प्रॉब्लम को सही करते हैं। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए सुल्तान ने सिंचाई पर बहुत ध्यान दिया। भाई कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि को अगर इंप्रूव करना है तो फसल को जो पानी चाहिए उस पर ध्यान देना पड़ेगा, तो सिंचाई पर बहुत ध्यान दिया। इसने कई नहरों की मरम्मत की। भाई सिंचाई का ये तो पार्ट है, कुएं, नहर, ठीक है, ये सब सिंचाई का पार्ट है। तो इसने कई सारी नहरों की मरम्मत की बच्चों। उसके अलावा इसने पहली नहर सतलुज से घग्गर तक
यानी सतलुज नदी से घग्गर नदी तक बनवाई। दूसरी नहर यमुना से हिसार तक, यमुना से हिसार। और इसने एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया, एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया पानी पर बेस्ड, पानी पर आधारित। और इसे बोला गया हक ए शर्ब, हक ए शर्ब या हासिल ए शर्ब। इसका मतलब है जल कर लगाया गया, यानी पानी पर भी टैक्स लगाया गया, क्योंकि पानी की किल्लत हो रही थी तो पानी पर भी टैक्स लगाया गया। जैसे हम लोग भी कई बार पानी की बोतल खरीदते तो उस पर ऑलरेडी टैक्स लगा होता है, ठीक है, तो वैसे ही उस जमाने में भी जल कर लगा दिया गया है। उसे बोल रहे हैं हासिल ए शर्ब या हक ए शर्ब। तो जल कर को, वाटर टैक्स को क्या बोल रहे हैं, हक ए शर्ब या हासिल ए शर्ब। और उसके बाद ध्यान से देखो, इसने गुलामी की प्रथा को प्रोत्साहित किया, यानी जो गुलामी की जो प्रथा है इसको इसने और ज्यादा प्रमोट किया। और इस उद्देश्य के लिए विजित क्षेत्र से युवा लड़कों का चयन किया। मतलब अब गुलामी की जो व्यवस्था है, गुलाम बनाने की जो व्यवस्था है, जैसे मान लो मैं अपने घर में कोई गुलाम रखूं, मैंने एक बंदा खरीद लिया, वो मेरा गुलाम है, वो मेरे घर के हर काम को कर रहा है, इसे बोलते हैं गुलामी। एक तो होती मेड, एक होता है सर्वेंट, उसको तो आप पेमेंट देते हो और वो अपना काम करके चली जाती है, चला जाता है, ठीक है। पर अगर आपने गुलाम रखा है तो उसे आपको कोई पेमेंट नहीं देना, वो आपका ऐसा गुलाम है कि आपका हर काम वो करेगा, हर बात वो मानेगा, और उसके लिए उसको सैलरी भी नहीं जानी, क्योंकि आपने एक बार इन्वेस्ट किया उसको खरीदने में, ठीक है। तो याद रखो, तो गुलामी की जो प्रथा है उसको इसने शुरू किया, प्रोत्साहित किया। और जो भी इलाके ये जीतता था उन इलाकों के जो नए लड़के होते थे उन्हीं को गुलाम बना लिया जाता था। और इन गुलामों के लिए, इन दासों के लिए एक पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने बंदगो। दीवाने बंदगो को दासों के विभाग के रूप में जाना जाता है, दासों के विभाग के रूप में जाना जाता है दीवाने बंदगो को। तो इस तरीके से इसने ये सारे काम किए। तो हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि अपनी दिल्ली सल्तनत को जो टूटने वाली है उसको बचाने के लिए मरता क्या नहीं करता, ये मर रहा है ससुरा, और क्या नहीं करेगा भाई। इसने क्या क्या किया, इसने नोबल्स को खुश करने के लिए, अपने जो सेना के अधिकारी उनको खुश करने के लिए, सैनिकों को खुश करने के लिए उनकी जो पोस्ट है उसे हेरिडिटरी कर दिया, वंशानुगत कर दिया, कि तुम अभी सर्व करो, कल को जब तुम रिटायर हो गए या मरोगे तो तुम्हारे लौंडे सर्व करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और सिंचाई पर इसने फोकस किया, खेती बाड़ी पर फोकस किया, नहरें बनवाई, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि पानी की किल्लत है, पानी की वैल्यू है इसके लिए, तो हके शर्ब यानी हासिल शर्ब, जल कर लगाया ताकि लोग जो है पानी को वेस्ट ना करें। और साथ ही साथ गुलामी की प्रथा को, ये गलत काम कर दिया इसने, गुलामी की प्रथा को इसने प्रमोट कर दिया और गुलामों को खरीदा और बेचना जाने लगा। और जो विजित क्षेत्र होते थे, जो इसने जीते हुए इलाके होते थे इसके, वहीं से जो नए लड़के उनको गुलाम बना लिया जाता था। और इनके लिए पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने बंदगो, दीवाने बंदगो, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो इसने कई सारे शहर बसाए, फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे शहर बसाए, जैसे फतेहाबाद, भाई हरियाणा में फतेहाबाद, उसके बाद हिसार, फिर जौनापुर। जौनापुर याद है, जौना खान, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम, तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसने जौनापुर भी बसाया। तो फतेहाबाद, हिसार, जौनापुर। फिर यूपी में देखो फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की चूड़ियां याद है, फिरोजाबाद की चूड़ियां, तो फिरोजाबाद के नए शहर बनवाए। तो फतेहाबाद नाम से, हिसार नाम से, जौनापुर नाम से, फिरोजाबाद के नाम से इसने शहर बनवाए। और अपने बंगाल अभियान के दौरान उन्होंने इकदला का नाम आजादपुर कर दिया और पांडुआ का नाम फिरोजाबाद कर दिया। जिसे आज तुम फिरोजाबाद बोलते हो उसका पुराना नाम है पांडुआ। पांडुआ यूपी की फेमस सिटी है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है। बिल्कुल, सभी लोग ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी देखो दिक्कतें तो आ रही है पर सही हो जाएगी। देखो टेक्निकल चीजों में क्या होता है ना, इतना तो तुम भी समझते हो कि टेक्निकल चीज कभी परफेक्ट नहीं हो सकती है ना, तो वो कभी कभार ऐसी दिक्कत दे जाती है। अब कोई चीज हमारे हाथ में हो तो उसे तो बिल्कुल सही किया जा सकता है, पर जो हमारे हाथ में नहीं हो तो उसको थोड़ा टाइम करने में, ठीक। अब तुम खुद सोचो, क्या साहिल सर को या हम लोगों को मजा आता होगा तुम्हें परेशान करके? उल्टा हम खुद भी कितना परेशान होते हैं। एटीएम वाली क्लास में देखो कितनी दिक्कत हो रही थी उसी की वजह से, पर किसी तरीके से क्लास बढ़िया से पूरी हो गई। तो कोई बात नहीं, एक आधा दिन चलता है, थोड़ा सा एडजस्ट किया करो यार, है ना। कल को नौकरी में जाओगे पता नहीं क्या क्या एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो देखो ध्यान से,
तो याद रखो भाई, यहां पर अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने एकदला का नाम आजादपुर कर दिया और पांडुआ का नाम फिरोजाबाद कर दिया। और एक चीज याद रखो, हरियाणा में यमुनानगर के पास एक जगह है, हरियाणा में यमुनानगर के पास एक जगह है टोपरा, और यूपी में वहीं पर है मेरठ। हरियाणा में टोपरा, यूपी में मेरठ, वहां से अशोक के 2 पिलर्स को भी दिल्ली ले आया। अशोक के 2 स्तंभ थे जिस पर अशोक का कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो टोपरा और मेरठ में जो स्तंभ लगे हुए थे उनको ले आया दिल्ली। ठीक है, उनको दिल्ली ले आया। और याद रखो, कुतुब मीनार को एक बार नुकसान पहुंच गया था इसके टाइम पे बिजली गिरने से। कुतुब मीनार के ऊपर बिजली गिर गई थी, तो जब बिजली गिर गई तो उसको नुकसान हुआ, तो उसकी मरम्मत भी इसी ने करवाई। तो याद रखो, ये जो हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स है इनको तो बचा रहा है ये कम से कम। तो टोपरा और मेरठ के अशोक स्तंभों को दिल्ली ले आया, और उसके बाद कुतुब मीनार में जो बिजली गिरने से नुकसान हुआ उस नुकसान को इसने सही कर दिया। उसके बाद देखो, इसने दिल्ली में एक अस्पताल की स्थापना की। ध्यान से देखो बेटा, इसने दिल्ली में एक अस्पताल की स्थापना की जिसे दारुल शिफा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में एक अस्पताल की यहां पर उसने स्थापना की जिसे दारुल शिफा के नाम से जाना जाता है। और गरीब, अब देखो यार, आदमी तो बढ़िया है, ये आदमी बढ़िया है भाई, बिल्कुल, क्या बात है महेंद्र, ये तो हमने किया है फिर, है ना भाई, टारगेट जीके में। चलो, तो अब देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि डायरेक्टली फंस जाते हैं, कुछ जो तुम्हारे लिए टफ है वो सबके लिए टफ है। ठीक है, तो टेंशन ना लो। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहां पर देखो, इसने क्या किया, दिल्ली में अस्पताल बनवाया, दारुल शिफा, बढ़िया काम किया। इस बंदे ने दीवाने खैरात नाम का एक डिपार्टमेंट बनवाया जिसका काम था कि जो गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी करवा देना। तो मतलब अच्छा काम कर रहा था ये, कुछ कुछ तो इसने अच्छे काम किए हैं। ठीक है, तो दीवाने खैरात इसने स्थापित करवा दिया। गरीब लड़कियों की शादी का प्रावधान करने के लिए दीवाने खैरात नाम का नया विभाग इसने स्थापित करवा दिया कि भाई दीवाने खैरात, जैसे बोलते हैं ना, खैरात बांट दो, यानी फ्री में बांट दो, मुफ्त में बांट दो। तो इसने मुफ्त में जो हमारी उस वक्त की जो गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी करवाई। और इसने 2 तरह के सिक्के भी चलवाए, अधा और बिक। अधा और बिक, इसे आधा भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे बोलते हैं बिक। तो 50% जीतल और 25% जीतल। बिक 25% जीतल को कहा जाता है, और आधा जो है वो 50% जीतल को। और इसके काल में क्या हुआ भाई, मथुरा को नष्ट कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में कौन सी एक रिलीजियस सिटी को डिस्ट्रॉय किया गया, यह सवाल बन सकता है, ये सवाल बन सकता है। बिल्कुल दिनेश, बिल्कुल, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है एक आधा क्वेश्चन यार ऐसे। अब एक एक चीज कैसे आ जाए, है ना, एक एक चीज कैसे आ जाए। जीके का यही तो दिक्कत है, जीके जो है ना अथाह समुद्र है, मतलब कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। पर यह है कि जब एक बार तुम्हारा ये फाउंडेशन हो जाएगा तो तुम्हारे को दिक्कत फिर ऐसी सच कोई आएगी नहीं। अगर कहीं कुछ ऐसी चीज छूट गई होगी तो उसको अपडेट करवा दूंगा उसी में। ठीक है, टेंशन मत लो। देखो ध्यान से, तो इसने मथुरा को नष्ट करवा दिया। उसके बाद देखो भाई, इसने जजिया कर को एक अलग कर बना दिया, और सल्तनत के इतिहास में पहली बार उसने ब्राह्मणों पर यह कर लगाया। भाई जजिया कर समझते हो, यानी इस्लाम से अलग कोई भी धर्म है, हिंदू है, और उसके अलावा यहां पर मान लो सिख धर्म तो इसमें आया नहीं अभी तक। ठीक है, सिख धर्म की शुरुआत अभी नहीं हुई है। तो हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, बुद्धिस्ट धर्म है। तो इन धर्मों के लोगों को अगर अपने तीर्थ स्थलों की यात्रा करनी है, अपने तीर्थ स्थलों पर जाना है, तो इनको जजिया कर देना पड़ेगा। इन्हें क्या देना पड़ेगा, जजिया कर। और इस बार तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि ब्राह्मणों पर भी ये लगाया गया है। यानी पहले ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता था, नॉर्मल जो आम कम्युनिटीज हैं, आम समुदाय हैं, उनके ऊपर लगाया जाता है। इसने बोला सबको बराबर कंसिडर करो, जजिया कर लगेगा, सब पे लगेगा, कोई ब्राह्मण को मत छोड़ो। तो जजिया कर लगाया, यानी तीर्थ स्थलों पर जाने के लिए कर देना पड़ेगा। और इसके टाइम पे एक बर्नी करके एक राइटर हिस्टोरियन हुआ करता था, इतिहासकार हुआ करता था। तो याद रखो, इसके टाइम पर एक बर्नी करके इतिहासकार था,
और इसने बहुत इंपॉर्टेंट किताब तारीख फिरोज शाही और फतवा है जहांगीरी, ये किताबें लिखी हैं, याद रखो। तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है? बर्नी ने तारीख फिरोज शाही बर्नी ने, और फतवा है जहांगीरी भी उसी ने लिखी है, फतवा जहांगीरी और तारीख फिरोज शाही। तो बहुत बढ़िया किताबें लिखी है इनके बारे में बर्नी ने। और लास्ट में 1388 में इसकी मृत्यु हो गई, 1388 में इसकी मृत्यु हो गई बच्चों, 1388 में इसकी मृत्यु हो गई। तो आज हमारा आज का जो सेशन है, हमारी तुगलक डायनेस्टी भी खत्म हो गई है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं बच्चों, ध्यान से देखो, जो भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं यहां से शुरू हुआ है हमारा। तो सबसे पहले याद रखना कि अपने दिल्ली सल्तनत को बचाने के लिए अपनी आर्मी को और अपने जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, अपने अमीर हैं, सरदार हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको खुश किया इसने। कैसे किया कि उनकी पोस्ट को हेरिडिटरी बना दिया, उनकी पोस्ट को इसने वंशानुगत बना दिया, ताकि उनका तो भविष्य सुरक्षित रहे, उनके बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित रहे। और उसके बाद तुमने देखा कि सेना में भी जो सिपाही है, तो सिपाही का बेटा कल को सिपाही के तौर पे भर्ती हो जाएगा, कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं। बाकी सिपाहियों को भी सैलरी कैसे दे रहा है? लैंड रेवेन्यू से निकाल के, लैंड रेवेन्यू से, ठीक है, भू राजस्व से निकाल के उनको सैलरी दे रहा है, नगद में पेमेंट नहीं दे रहा। तो जो भू राजस्व इकट्ठा हो रहा है उसी को बांट दे रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से कई सारे दुरुपयोग हुए, क्योंकि जो सिपाही थे उनको जो गांव मिलता था टैक्स कलेक्ट करने के लिए, वहां लोगों को गांव में जाके परेशान करते थे। उसके बाद देखो अब यहां पे देखो, इसने कृषि को बढ़ावा देने के लिए, खेती बाड़ी पर बढ़ावा देने के लिए इसने सिंचाई पर फोकस किया, नहरें बनवाई, ठीक है, एक पूरा डिपार्टमेंट बनवा दिया, हासिल शर्ब या हके शर्ब। और इसने क्या किया? टैक्स लगा दिया, वाटर टैक्स लगा दिया। उसके अलावा इसने गुलामी की प्रथा को प्रोत्साहित किया, ये गलत काम कर दिया भाई ने, ठीक है। और जहां से भी जिस इलाके को जीतता वहां के लड़कों को ये गुलाम रख लेता, और गुलामों के लिए इसने पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट भी बनाया, दीवाने बंदगो। उसके बाद फतेहाबाद, हिसार, जौनापुर, फिरोजाबाद, ये सारे शहर इसने बसवाए। उसके अलावा इकदला का नाम आजादपुर और पांडुआ का नाम इसने कर दिया फिरोजाबाद। बाकी टोपरा यानी यमुनानगर में टोपरा और उत्तर प्रदेश में मेरठ, वहां के अशोक स्तंभों को लाकर इसने दिल्ली में शिफ्ट किया। अब देखो यहां पर इसने फिर कुतुब मीनार के ऊपर जब बिजली गिरी तो कुतुब मीनार को भी रिपेयर करवाया इसने। तो इस तरह की चीजें तो बढ़िया कर रहा था ये। दिल्ली में अस्पताल बनवा दिया इसने, है ना भाई, ये देखो दारुल शिफा अस्पताल बनवा दिया। उसके अलावा दीवाने खैरात, गरीब लड़कियों की शादी करने के लिए दीवाने खैरात नाम का डिपार्टमेंट बनवा दिया कि इस डिपार्टमेंट से पैसा खर्च करते रहो और गरीब लड़कियों की शादी करवाते रहो। इसने 2 नए सिक्के भी निकाले, आधा यानी 50% जीतल, बिक यानी 25% जीतल, और साथ ही साथ मथुरा को इसने नष्ट कर दिया। तो ये दिक्कत वाली बात हो गई भाई, ये दिक्कत वाली बात हो गई। बाकी इसने हिंदू धर्म, अपना बुद्धिस्ट धर्म और जैन धर्म के ऊपर जजिया कर लगाना शुरू कर दिया कि अगर आपको तीर्थ स्थल पे जाना है तो आपको ये जजिया कर देना पड़ेगा। और ये पहली बार ऐसा है कि ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा। पहले तो ब्राह्मणों को छोड़ दिया जाता था, इस बार ब्राह्मणों को नहीं छोड़ा गया, ब्राह्मणों को भी लपेट लिया। बोला तुम कोई अलग नहीं हो, तुमको भी टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, तुमको भी यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। और बर्नी ने इसके बारे में किताब लिखी है, तारीख फिरोज शाही और फतवा है जहांगीरी, और 1388 में इसकी मृत्यु हो गई। तो आई होप तुम्हें ये सेशन समझ में आया हो। जल्दी से बताओ बेटा, ये सारे पॉइंट्स याद कर लोगे? क्लियर है? चलो, अशोक के बेटे का नाम था कुणाल और एक का नाम था महेंद्र, ठीक है। चलो, मैं खुद ही अपडेट कर देता हूं पीडीएफ में, टेंशन ना लो, और वो पीडीएफ आ जाएगी अपने आप, अपलोड हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर बच्चों। कल मिलते हैं टाइम पर अपने 7 बजे, ठीक है। जब तक तुम्हें मैसेज ना पहुंचे कि टाइमिंग चेंज होगी तब तक 7 बजे ही है, ठीक है, फाउंडेशन। चलो बेटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।